इत्तेहादी पार्टीज के अंदर तो मुकम्मल एका है और इत्तेफाक है कि इलेक्शंस 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख बनती है। फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को आर्बिट्रेशन का हक दें, ये उनका काम नहीं है। पंचायत उनका काम नहीं है, उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, तो उसकी क्या उसकी फॉर्मेट होगी, उसकी क्या शक्ल होगी, उसका हम फैसला बिल्कुल बैठ के कर सकते हैं। नाज़रीन, ये है रेड लाइन। क्या ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के आखिरी अहम तरीन अल्फाज होंगे? क्या आज की रात उनकी पीएम हाउस के अंदर आखिरी रात साबित हो सकती है, या उस अमल का आगाज़ कल हो सकता है जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हुकूमत ना सिर्फ खो दें बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी चलता हो जाएं। आज फैसला करना था कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी थी कि आपने बताना है कि अपने सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए 21 अरब की रकम आपने इलेक्शन कमीशन को हाजिर करनी है, उसका क्या बना? कुछ नहीं बना। आज पार्लियामान के अंदर से जो आवाज़ बुलंद हुई है और हुकूमत की तरफ से जो आवाज़ बुलंद हुई है उसके पेश नज़र ये वाज़े हो गया है कि हुकूमत एक पेनी भी रिलीज़ नहीं करेगी उनके बयान के मुताबिक कि प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया है और वो वायलेट नहीं करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले करने हैं। चीफ जस्टिस साहब ने तमाम केसेस को डी लिस्ट करके, जिसके अंदर वो खुद मौजूद थे, 11:30 बजे इस केस को सुनना है जिसकी डेडलाइन उन्होंने ईद उल फितर से पहले तय की थी। इस मामले पर हम बात करेंगे और इस मामले पर भी बात करेंगे कि इन तमाम इश्यूज़ के पस मंज़र में एक तरफ हट के आर्मी चीफ चाइना का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। क्या दोनों के झगड़े के दरमियान हम ये ताल्लुकात इस्तवार रख सकते हैं? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे पास सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, फॉर्मर गवर्नर पंजाब, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें मोहसिन लगारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, इनका भी बहुत शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम चाहेंगे कि मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी आएँ और हामिद खान साहब भी हमें अपनी राय से नवाजें। सबसे पहले सरदार साहब, अगर मैं आपसे क्विकली पूछ पाऊँ, कल सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना बड़ा दिन है? क्योंकि कल उन्होंने हर हाल में फ़ैसला करना है। आपको वो तमाम हालात व वाक़यात से बखूबी अदराक है जो गुज़रे। इसके पेश नज़र कल सुप्रीम कोर्ट से हम क्या तवक्को करेंगे, क्या होगा कल? देखें, कल मैं समझता हूँ एक और हमारे तारीख़ में एक सानहा होने जा रहा है जिसमें एक और वज़ीर आज़म जो है वो नाअहल होंगे। इंशाअल्लाह बिल्कुल होना चाहिए। जिस ढिठाई से वो उन्होंने यकतरफ़ा पार्लियामान में आज जो कार्रवाई हुई है, अगर देखें तो वो अफसोसनाक थी कि आपने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है आइन के तसादम और सुप्रीम कोर्ट का जो है आपने बराह रास्त हेड ऑन कलूजन का जो है कोर्स अडॉप्ट किया है। ये हमारी जो है रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर एक और ज़रबेकारी लगाने की जो है पार्लियामान ने कोशिश की है। ये पार्लियामेंट सॉवरेनिटी वाला कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल अबस है। ये बरतानिया में हो सकता है जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है और तमाम इदारे जो है बशमूल पार्लियामेंट के वो आइन के ताबे जो है काम करते हैं। इसलिए सॉवरेनिटी अल्लाह ताला के सॉवरेनिटी के बाद जो है ये पार्लियामान की सॉवरेनिटी नहीं है बल्कि आइन की सॉवरेनिटी है और आइन के ताबे जो है इदारों ने काम करना होता है और आइन में बड़ा वाज़े है। तो आपकी नज़र में वाज़े है कि कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके वो फारिग हो जाएंगे या फारिग होने के अमल का आगाज़ हो जाएगा? कोई बीच के रास्ते की अब गुंजाइश नहीं है? ये आपकी एब्सोल्यूट क्लैरिटी है आपके ज़हन में? मेरा बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी है और मैं समझता हूँ बिल्कुल ये होना चाहिए। और अगर ये नहीं होगा
तो फिर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद ही ख़त्म हो जाता है। फिर इस मुल्क में कोई कानून की अमलदारी नहीं है, फिर कोई अदलिया नहीं है और फिर कोई इंसाफ नहीं है। अगर यहाँ पर जो है कोई ये रेड लाइन क्रॉस करती है, यानी हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट इसमें लचक दिखाती है, तो फिर जस्टिस मुनीर वाली सुप्रीम कोर्ट एक और बुनियाद रखेगी हमारे जो है इस जो रूल ऑफ लॉ की एनहिलेशन की, ये नफ़ी हो जाएगी कानून की। और हम वकला जो है बिल्कुल आइन के पीछे और चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे। आप सुप्रीम कोर्ट ये जो है बिल्कुल ये करे, अपने हुक्म पर अमलदारी को यकीनी बनाए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमलदारी यकीनी नहीं बना सकती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वजूद नहीं है, फिर रूल ऑफ लॉ नहीं है, फिर कोई कानून की अमलदारी इस मुल्क में तसव्वुर भी नहीं हो सकती है। देन इट विल बी अ क्योस, और बदकिस्मती का दिन होगा वो हमारे लिए। मोहसिन ग़ारी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ 1 मिनट के लिए, लेकिन मुझे हामिद खान साहब को खुशामदीद कहना है और उनसे भी ज़रा मैं राय जानना चाहूँगा कि कानूनी और आइनी तौर पर खोसा साहब ने तो हामिद साहब बड़े वाज़ेह अंदाज से कह दिया, वो तो तवक्को कर रहे हैं, बल्कि ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, बल्कि इंशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ साहब को फारिग करे, आसान होगा ये काम करना 3 रुकनी बेंच के लिए। देखिए, ये खोसा साहब की राय है, उसमें भी वज़न है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाया करता। एक रीज़न ये थी कि मैंने माज़त भी की थी, क्योंकि आज के दिन में ये स्पेकुलेट करना कि कल क्या होने जा रहा है मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जब तक कि ऐसी चीज़ वाज़ेह तौर पर अदालत में नहीं आ जाती, तब तक मैं यही तवक्को करूँगा कि जितने भी अदारे हैं वो आइन की पैरवी करेंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे और अदलिया के फ़ैसलों पर अमल दरामद करेंगे। हाँ, अगर नहीं करते तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिस तरह के सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहे हैं। चलिए, इसके बाद का प्रोसेस क्या हो सकता है उस पर भी बात कर लेते हैं। हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, लेकिन इम्कानात की बात कर रहे हैं और वो कानूनी और आइनी इम्कानात है, सियासी इम्कानात भी हैं। ग़ारी साहब ज़रा ये फरमाइएगा, तो ये तमाम बातें जो हो रही हैं ये तो आपके दिल को खुश कर रही होंगी, ये तो बड़ी आपके कानों में रस घोल रही होंगी, शहबाज शरीफ का खात्मा मरकज़ में से और आपकी जीत होगी कि नहीं? तलत भाई, शायद आप मुझे ज़ाती तौर पे जानते नहीं हैं, इसलिए शायद आप ये बात करें। मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ, मैं थोड़ा धीमी तबीयत का, ठंडे मिजाज का आदमी हूँ, और जो कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी एक असूल और कानून के साथ गुजारी जाए। और उसी असूल कानून में जब हम पार्लियामेंट, ये जो आइन हमने बनाया है, इतने बड़े लॉयर्स बैठे, इनके सामने बात करना मेरा बनता तो नहीं है। मैं तो एक शौक़ से पढ़ने वाला हूँ, इन लोगों के तो उम्र इसी काम में गुजर गई है। हमारा जो मेरी समझ है, आइन बनाना, कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है और आइन और कानून पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन जब वो बना लेती है तो ख़ुद वो उसके सबसर्विएंट हो जाती है। कानून आइन बनाने के बाद पार्लियामेंट उससे मुबर्रा नहीं हो जाती कि क्योंकि हम कानून बनाने वाला इदारा हैं, हम इसके मातहत नहीं हैं। वही जो आइन बनाया है इसी पार्लियामेंट ने, उसी आइन के अंदर आर्टिकल 68, अभी मेरे पास, मैं गांव में हूँ तो मेरे पास किताब नहीं है, तो मैंने नेट से डाउनलोड करके आपको पढ़ाता हूँ कि उसी के अंदर जो है आर्टिकल 68 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है, रिस्ट्रिक्शंस रखता है ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा। रिस्ट्रिक्ट करता है कि किन चीज़ों के ऊपर आप मजलिस शूरा में भी नहीं डिस्कस कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कॉन्डक्ट और उनके उसको हम नहीं डिस्कस कर सकते अपने आइन के मुताबिक। हमारा जो रूल्स ऑफ बिजनेस है जो असेंबली को चलाते हैं, उसका रूल 31 जो है वो भी इसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि फ्लोर के ऊपर हम किस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर नहीं बात कर सकते। और मैंने बारहा ये चीज़ स्पीकर साहब के नोटिस में लाई है कि हम जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम माहौल बना रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो हमारे लिए कोई अच्छी तरफ हम नहीं जा रहे। यही आइन, यही कानून जिस वक्त हम करते हैं बात, तो ये आर्टिकल 204 इसका जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी बड़ा वाजे करके डिफ़ाइन कर देता है कि कोर्ट की किस तरह जो है कंटेम्प्ट की जाती है। तो यही कानून, यही आइन जो इस पार्लियामेंट ने बनाया है, जिसको ये तब्दील कर सकती है। आज बैठे तब्दील कर दें कि भाई आप पार्लियामेंट में आके जो मर्जी बातें करें, आप सुप्रीम कोर्ट को जो मर्जी कहें, आप जजेस को जो मर्जी कहें, लेकिन जब तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर कल ये ऐसा वाकया हुआ तो आपको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि
आइन और कानून की पासदारी नहीं हुई। इज दैट द समरी? कानून ये आइन किसने बनाया? ये दोनों बड़े मतलब है लॉयर कम्युनिटी के बहुत काबिल और सीनियर लोग बैठे हैं। मुझे शायद वो एग्जैक्टली वो टर्म याद ना है, लेकिन शायद लैटिन की एक टर्म है ना कि लेट लॉ बी फॉलोड हेवंस में फॉल। तो कानून बनाए जाते हैं इसलिए कि उन पे अमल किया जाए, और वो मुल्क इदारे कानून इदारे और मुल्क तरक्की करते हैं जो किसी कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं। कोर्ट्स को किसी प्रेशर के बगैर फैसला करना होता है। ठीक है, ज़रा मैं ख्वाजा साहब अगर आपके पास आना चाहूँ, आप वाक़तन समझते हैं कि कोर्ट किसी प्रेशर के बग़ैर काम कर रही है? इमरान खान की जमात की तवक्कुआत का प्रेशर उस पर नहीं है, ऑडियो लीक्स का प्रेशर उस पर नहीं है, उनके अपने व्यूज़ का प्रेशर उन पर नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर को अगर फारिग करना है तो क्या वाक़तन ये 3 रुकनी बेंच ने करना है? ये तो बड़ा मामला है। आपके ख्याल में बड़ा बेंच नहीं बनना चाहिए? देखें तलत, मैं समझता हूँ जितना मैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जानता हूँ, और मैं उस वक्त से जानता हूँ जब इससे ये वकील हुआ करते थे, मुझसे वो निस्बतन जूनियर भी हैं, लेकिन जब जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो बिल्कुल अपने ज़मीर और अपने जो है दानिश और समझ और फहम के मुताबिक बिला कमोकास बिला किसी प्रेशर लेने वाला नहीं है वो शख्स, और वो आइन के ऊपर पूरी तरह अमलदारी करते हुए वो चलेगा। उसने बहुत रेस्ट्रेंट दिखाई है, यकीन करें इतनी रेस्ट्रेंट मैंने नहीं देखी जितना सब्र और तहम्मुल इस बेंच ने दिखाया है, जितनी तनकीद और यलगार इन पर की गई है इस बेंच पर। इन्होंने अपने फोकस जो है अपना उसी पर रखा है जो इशू इनके सामने था। ये इन्होंने बड़ी उलझाने की कोशिश की पीडीएम ने इन्हें, कि इनको जो है हम इस तरह उलझा जाएं कि सारी काबीना को बीच में ले आए। बहुत सारी तकारीर की गई, यानी इनकी जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं और जो बाकी दूसरे असहाब हैं जिन्होंने तस्वीरें दिखा कर और 4 3 और 3 2 और पता नहीं क्या क्या इनकी ज़फ़र मौज ने इनको जो है यलगार की इनके ऊपर, लेकिन इन्होंने बहुत तहम्मुल से, वरना एक को तौहीन अदालत में आर्टिकल 204 में पाबा सलासल होना चाहिए था। लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल इन्होंने फोकस अपना उसी पर रखा है, और बार बार इन्होंने जो है उनको मौके दिए कि आइए बड़ा बेंच क्यों नहीं बनता? आ जाए। मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ, बड़ा बेंच बना देते ना तो फिर एक शख्स के ऊपर या 3 अशखास के ऊपर, जज साहिबान के ऊपर फोकस ना होता। आपके ख्याल में इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए भी, लेकिन जो ऑप्टिक्स हैं उसके लिए अगर बड़ा बेंच बना देते तो बहुत अच्छा ना होता क्या? तलत किस चीज़ की बड़ा बिल यार, ये कन्फ्यूजन खुदारा अपने दिमाग से भी निकाल दो। और मैं समझता हूँ कि ये ज़रा चैनल्स भी इस पर जो है मेहरबानी फरमाए, रहम करें इस मुल्क पर और इस आइन पर। अरे बाबा, आज आप कह रहे हो कि लार्जर बेंच बना दो, लार्जर बेंच, अच्छा कल को कोई और आता है दूसरा है वो भी कहेगा फुल बेंच बनाए, तो फिर कोर्ट तो फिर इसी चीज़ में उलझी रहेगी। देखें 3 जजेस उतने ही मोतबर हैं जितनी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। ये किसी जज का बार की डिमांड ये है, जज साहिबान की अपनी डिमांड ये है, जो कोर्ट के अंदर से डिमांड आ रही है। ये मैंने कौन सा अपने ज़हन में अभाम बनाया हुआ है? तो जज साहिबान, कोर्ट के जो सीनियर जज साहिबान हैं अपने जजमेंट्स में लिख रहे हैं। किसी एक तलत यार, किसी एक जज ने या किसी एक ज्यूरिस्ट ने या किसी एक आपके जर्नलिस्ट ने, किसी ने कहा हो कि नॉट लेटर देन 60 डेज नहीं लिखा हुआ आइन में? क्या ये तकाजा नहीं है? जब आप डिसॉल्व करते हो असेंबली को तो क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना वाजिब और लाजिम नहीं है? नॉट लेटर देन 90 डेज। क्या इसमें कोई दो आरा है? क्या इसमें इबहाम है कि आप फुल बेंच बिठाएं? ओ भाई, कोई ग्रे एरिया हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको वाकई को क्लैरिटी की ज़रूरत हो, दरकार हो। इसमें कौन सी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है? मुझे एक चीज़ समझा दो, किसी एक ने कहा हो, किसी एक ने। ये 3 मैं एक चीज आपके पास लेके आऊंगा, लेकिन मुझे हामिद साहब को एंगेज कर दे। मैं आपके पास आता हूं। मेरे ज़हन में एक सवाल है, हो सकता है आपको लगे कि ये बिल्कुल अजीब किस्म का सवाल है, लेकिन मैं हामिद साहब के पास जाना चाहता हूं। हामिद साहब, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप स्पेकुलेट करें,
लेकिन हमारे पास केसेस पुराने मौजूद हैं जिसके अंदर अदालत की हुक्म अदूली की सूरत में प्राइम मिनिस्टर को घर जाना पड़ा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आइनी तौर पर इसके बाद का प्रोसेस क्या है और क्या उस प्रोसेस के आगाज़ के साथ सुप्रीम कोर्ट की वो डेडलाइन जो 14 मई की है वो पूरी होती हुई आपको नज़र आती है? हम सिर्फ आइनी प्रोसेस समझना चाहते हैं इस मफरूज़े पर कि माजी की तरह अगर हुक्म अदूली पर प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया जाता है, देन व्हाट हैपन्स, क्या होता है फिर? देखिए, बात यह है कि ये तो एक कार्रवाई हो सकती है अगर हुक्म अदूली होती है, जो कि नज़र आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत इस पर तुली हुई है, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात होगी। और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया है, रेस्ट्रेंट शो की है और अभी तक कोई इस किस्म की कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया। तो उसका मकसद ये था कि वो नहीं चाहते कि मामलात को कॉम्प्लिकेट किया जाए। सीधा सीधा जैसे कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, आइन में लिखा हुआ है, उसमें कोई इब्हाम नहीं है कि 90 दिन के अंदर रिजोल्यूशन के बाद इलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने भी तो यही कहा, उन्होंने अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ आइन पे जो वाज़े इंदराज है उसी पर जोर देते हुए कहा और हुक्म दिया है। लेकिन हमें सब कदा कलामी होती है। 14 मई की जो तारीख उन्होंने दी है वो तो 90 दिन से आगे की तारीख है। जो 14 मई की तारीख उन्होंने दी है वो तो 90 दिन से आगे की तारीख है ना? हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन उसमें उन्होंने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त इतना वक्त चाहिए इलेक्शन शेड्यूल देने के लिए। असल तो पहले वाले 1 मार्च के आप फैसले पर आइएगा ना, वो असल फ़ैसला है जिस पर उन्होंने कहा कि ये जो है ये 90 दिन में कराए जाने चाहिए। और उसमें अगर कुछ चीज़ें शेड्यूल के मुताबिक 90 दिन में पूरी नहीं हो पा रही तो कम से कम वक्त का इजाफा किया जाए, जो कि उस शेड्यूल को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। तो उसका जवाब मेरी यहाँ पे मदद कीजिएगा, मेरी यहाँ पे मदद कीजिएगा हामिद खान साहब, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे सीखा है, खोसा साहब से सीखा है, फारूक हम लगारी साहब जैसे सियासतदानों को देखकर हम जानते हैं कि अप्लाइड पॉलिटिक्स क्या है। मेरी यहाँ पे मदद कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो नज़रिया ज़रूरत या कंपल्शन के तहत आइन की वो मुद्दत जिसके बारे में खोसा साहब इसरार कर रहे हैं, इट्स यू नो लाइन ड्रॉन इन स्टोन नॉट इन सैंड, तो उसमें वो तब्दीली कर सकती है किसी भी वजह से। तो वो तो फिर इसका मतलब लचक तो आ गई ना, वो तो तशरीह के जरिए उन्होंने ये कंपल्शन दूर कर दी अपने ऊपर कि नहीं? नहीं, देखिए उसके आइन में ही गुंजाइश मौजूद थी जिसको उन्होंने सामने रखते हुए, क्योंकि अब वक्त जो है अपने तरीके से गुज़रता चला जाता है। इसमें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के भी और हुकूमत की भी तावन ना होने की वजह से ये 90 दिन की लिमिट जो थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका सो मोटो नोटिस लिया, वो मुकम्मल होती नज़र नहीं आ रही थी। तो उन्होंने ये भी करना था कि अगर ये कहना था कि इलेक्शन कराए जाएँ तो शेड्यूल भी तो उसको देना पड़ता है कम से कम 52 या 54 दिन का। ये सारी चीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने वो गुंजाइश पैदा की जो कि आर्टिकल 254 के तहत होती है। तो वो तो आइन के दायरे में रहते हुए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 254 के तहत आप जानबूझ के उसको लटका दें, 5 महीने कर दें, 6 महीने कर दें, 8 महीने कर दें। ये इस हद तक लचक तो नहीं पैदा हो सकती। लचक जो ज़रूरी है, जो कि वक्त गुजर जाने की वजह से बाय लैप्स ऑफ टाइम अगर हुई है तो वो और बात है। ज़बरदस्ती लचक पैदा करना, ये ज़रूरी लचक जो है ना, इसके ऊपर मैं दोबारा रिफ्लेक्ट करवा, मैं चाहूँगा कि ज़रूरी लचक का जो तस्वर है जिसका आपने जिक्र किया, इसके ऊपर दोबारा रिफ्लेक्ट करूँगा थोड़ी देर में। मोहसिन लगारी साहब, बतौर प्रैक्टिकल सियासतदान जिसको अब इंतखाबात भी हैं, पार्टी के मामलात को भी देखना है, आपके ख्याल में अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर साहब को फारिग कर दिया जाता है, उसके बाद क्या वाक़तन वो माहौल बनता है जिसके अंदर आप इंतखाबात कर पाएँ? फिर तो इसी हाउस के अंदर से एक नया लीडर इलेक्ट होगा ऑफ द हाउस, उसका एक अपना प्रोसेस है। फिर ये इलेक्शंस किस तरह होंगे 14 मई को अमली तौर पर, मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँ। और हम मोहसिन शाहनवाज राजा साहब को खुशामदीद करते हैं स्टूडियो में, जस्ट जॉइंड अस, गो अहेड। तलत अगर इस सारे जो मसला है, ये जो इशू है, हम इसको अगर देखें
तो ये इशू वहाँ से शुरू होता है कि जब हमारी पार्लियामान ने या हमारी हुकूमत ने रादर इलेक्शन कमीशन को ये ताउन नहीं किया और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उस वक्त आके एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ या उसने इसका नोटिस लेते हुए कहा जब उन्होंने रकम फराहम करने से इनकार कर दिया। मुझे भी अब तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया है इस अमल के अंदर और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैं फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी पंजाब में काम करता रहा हूँ। सप्लीमेंट्री बजट्स कभी भी पहले अप्रूव नहीं होते। अब जब आएगा ना अगला बजट 2023-24 का, तो उसके साथ ही 2022-23 वाला जो बजट होगा उसका सप्लीमेंट्री बजट भी आएगा। अभी भी हुकूमत ने मेरे ख्याल में 100 अरब से ज़्यादा जो है ज़रूर इसके अंदर सप्लीमेंट्री बजट के अंदर उन्होंने खर्च कर लिए होंगे जो कि अप्रूव्ड नहीं होंगे। आज तक जब भी हमारे कोई भी इलेक्शन हुए, जैसे हमारे मुल्क में अगर मुझे जो रीसेंट तारीख याद आ रही है, मुझसे सीनियर और बड़े और पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 1988 वाली जो असेंबली इलेक्ट हुई थी उस वक्त 4 साल टर्म हुआ करती थी असेंबली की, तो उसका अगला इलेक्शन जो था वो 1992 में होना था, लेकिन वो 1990 में हुआ था। तो 1990 के इलेक्शन के लिए जो खर्चा चाहिए था, क्या वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे पहले मंजूर हुआ था? इसी तरह जो 1990 में इलेक्शन असेंबली इलेक्ट हुई थी वो 1993, तो क्या किसी भी इलेक्शन के पहले पैसे अप्रूव हुए गए हैं? हमेशा वो एज ए सप्लीमेंट्री ग्रांट जाके होते रहे। अभी पिछले साल ही जिस वक्त यहाँ, लेकिन मेरा सवाल ये था मोहसिन साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। मैं ब्रेक के बाद आपके पास और राजा साहब के पास ये सवाल लेके जाऊंगा और इसी को डिबेट करवाऊंगा। मैं खोसा साहब और आमिर खान साहब से भी सवाल सा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने से आप 14 मई की डेडलाइन के मुताबिक इंतखाबात करवा सकते हैं या नहीं, इसको डिबेट करेंगे। स्टे ट्यून्ड। कल बड़ा दिन है पाकिस्तान की सियासत में और अदालती तारीख में। ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कल घर जाने का अंदिया मिल जाए या उस प्रोसेस का आगाज़ हो जाए। हम अपने पैनल से ये डिबेट कर रहे हैं कि क्या ये होने से वाक़तन 14 मई के इंतखाबात की डेट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी या नहीं। तो मोहसिन लगारी साहब, अगर आप मुझे मुख्तसरन इसका जवाब दे दें, आपके ख्याल में अगर ये कल होता है इम्कान, तो उसके बाद क्या 14 मई का इंतखाब जो है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अमली तौर पर? इंतखाब होने के लिए जी जो इस वक्त चीज़ें जो उसके आड़े आ रही हैं वो ये आड़े आ रही हैं कि हुकूमत ये वक्त जो है वो उसके लिए पैसे नहीं दे रही। जो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा और जो नई हुकूमत आएगी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी? आइन बड़ा वाज़े कहता है, 190 जो इसका आर्टिकल है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम एग्जीक्यूटिव को जो है उसको असिस्ट करेगी। अब वो नहीं असिस्ट कर रहे, तो ये सारी डिफाइंस हो रही है। तलत जिस वक्त हम कोर्ट्स की नहीं मानना शुरू करते हैं ना, वो पता नहीं सही है या गलत है। वो जो एक मशहूर बात है कि जब बमबारी हो रही थी लंदन पे, तो विंस्टन चर्चिल ने पूछा लोगों ने कि क्या हम सर्वाइव करेंगे, तो उसने कहा कोर्ट्स हमारे चल रहे हैं, अगर कोर्ट्स चल रहे हैं तो सब मामला ठीक रहेंगे। तो जिस वक्त कोर्ट्स की डिफाइंस शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत पढ़े लिखे हैं आप, लेकिन चर्चिल ने और भी बहुत सारी बातें की थी जो हम इस वक्त प्रोग्राम में कोर्ट नहीं करना चाहते। बातों को जहां मर्जी ले जाओ, तो मैं तो जो रेलेवेंट बात खराब हो जाएगी करूंगा ना जी, पूरी मॉडर्न सोसाइटी जो है वो रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चल सकती। राजा साहब, अब आपने सुनी डिस्कशन, आपको लगता है कि आज आपके प्राइम मिनिस्टर का अमलन पीएम हाउस में आखिरी दिन होगा? देखिए, एक तो बात मैं वाज़ह करता चलूँ, ये तो अल्लाह की ज़ात को पता कि किसका कौन सी इमारत में आखिरी दिन होगा। ठीक, हम खुशफहमी का शिकार रह सकते हैं, लेकिन मेरे बड़े मोतबर दोस्त और अजीज़ काफ़ी सीनियर लोग ये बात कर रहे हैं। देखें, मुझे ये बताएं कि जो वज़ीर आज़म है वो पार्लियामेंट को जवाब दे है, पार्लियामेंट वज़ीर आज़म को जवाब दे नहीं है। अगर हम एक कानून साजी पार्लियामेंट नहीं करती और वज़ीर आज़म का दिल है कि वो करे, तो वज़ीर आज़म को भी पार्लियामेंट उसके ऊपर सवाल कर सकती है। प्राइम पार्लियामेंट क्वेश्चंस आर के बीच में वज़ीर आज़म जो है जवाबदेह होता है, किसी भी रुकन असम्बली के सवाल का जवाब देने का पाबंद है। स्टैंडिंग कमेटीज़ में हुकूमत के जो वज़रा हैं वो पार्लियामेंट के हर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के आगे पेश होते हैं और अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए जहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी वोट कर दे, मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, वो लेकिन 1 मार्च कोर्ट की हिदायत, 4 अप्रैल कोर्ट की हिदायत, 20 अप्रैल कोर्ट की हिदायत। जो पार्लियामेंट का आपका आर्गूमेंट है ना, वो उसको बिल्कुल आपने ज़्यादा पढ़ा होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से मामला को देखते हैं। पार्लियामेंट का कोई जिक्र नहीं है, वो बराह रास्त बात कर रही है अदालत
आपकी हुकूमत के साथ? देखिए हुकूमत से किस तरह, अब एक और बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं कि जी जो ये बिल्स होते हैं, जो ये एक्सपेंडिचर होता है, ये एक्सपेंडिचर जो होता है, ये जब बजट पेश होगा 2023 का, उसके साथ ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा और हम उसको मान लेंगे। देखिए जी, जो पार्लियामेंट उस एक्सपेंडिचर को कह चुकी कि हम नहीं इसको अप्रूव करते, तो आपके ख्याल से ये जो बिल जब आएगा उस नए बजट के साथ, इसको यही पार्लियामेंट बैठी ये सब रद्द कर चुकी है, ये सब रद्द कर चुकी है, कोर्ट रद्द कर चुकी है। ये तो कल उन्होंने फिर ये आर्गुमेंट नहीं सुनना ना, वो तो आपसे कंप्लायंस मांग रहे हैं। देखें, बात ये है कि कोर्ट तो कंप्लायंस मांग रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही मांग रहे हैं ना। कोर्ट भी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही बने, जिसके नीचे पार्लियामेंट बनी। उन्होंने जो कहा आपको, अगर कोर्ट की जो डिसोबीडियंस की कॉस्ट है वो बड़ी वाज़ेह है। देखें, बात ये है कि अगर पार्लियामेंट को उन्होंने करना है तो इट इज़ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट से बात ही नहीं कर रहे। अगर वो पार्लियामेंट से बात नहीं कर रहे तो मेरा तो ये ख्याल है कि फिर अब इसके बारे में यही कहा जाए कि फिर वो आइन से भी बड़े हैं, जिसने उनको बनाया। आइन को पार्लियामेंट ने बनाया, आइन ने उसको बनाया अपना। तो आज कोई डिबेट हुई है कि पीएम साहब को कोई अगला पीएम भी आया है, कोई कैंडिडेट? देखिए, अब हमारा तो एक बड़ा वाज़ेह सब काम है, हम तो उसमें ये कर रहे हैं कि हमने तो आज भी ये बात की है कि उन्होंने आज फिर बिल जो है उसको टेबल करने की कोशिश की, और हमारा उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि अगर पार्लियामेंट एक चीज़ को रिफ्यूज़ कर चुकी है, हम उसको नहीं मानते। ठीक। खोसा साहब, अगर मैं आपके पास आऊँ, मैं आपके सामने दो कोट्स मुझे एक मिनट नहीं, जी लगारी साहब, गो अहेड, गो अहेड। कैन आई रिस्पॉन्ड? जी, गो अहेड, गो अहेड। मेरे प्लीज मैं ये सवाल करूंगा मोहसिन राजा साहब से, मैं ये सवाल करूंगा कि ये बिल लाने की ज़रूरत क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 81 और 82 हैं, जो कंसोलिडेटेड फंड और चार्ज अकाउंट्स की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, उसके अंदर ये चीज़ वाज़े बड़े लिखी है कि इलेक्शन कमिशन के जो अखराजात हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ अगर आप कहें तो। मैंने सिर्फ, मेरे पास किताब नहीं है, मैं गाँव में हूँ, इसी के अंदर जिस वक्त वो कहता है, मैं आपको एनी अदर सम डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एन एक्ट ऑफ मजलिस शुरा टू बी सो, ये जो 81 का ई है, ऐसे ही कहता है ना ये, एनी जिसका आप कह रहे हैं कि जिसके मुताबिक आप ये लेके आए हैं, एनी अदर सम डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट टू बी सो चार्ज, यही आप कह रहे हैं ना। इसी पार्लियामेंट का एक जो पास किया हुआ एक्ट है, जो हमारा इलेक्शन एक्ट है, जो 2017 वाला, उसी का जो सेक्शन 11 है, मैं फिर से, मुझे एक मिनट लगेगा ढूंढने के अंदर, क्योंकि मैं इस वक्त गांव में हूं और मेरे पास कागज़ नहीं है, तो मुझे देखना पड़ता है, ज़रा नेट के ऊपर जाके ढूंढना पड़ता है। एक मिनट में आपको, अभी एक सेकंड के अंदर मैं आपको जो ढूंढ के बताता हूं, अगर मुझे सॉरी, मैं पहले जवाब दे दूं आपको। अगर आप इस दौरान आप ये दोनों अपने अलाइनमेंट कर लेना। मेरी अलाइनमेंट हुई है, देखिए वहाँ पे बड़ा वाज़े लिखा हुआ है 81 में कि ये एक तो रिन्यूमरेशन की तनख्वाहों की बात हो रही है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात हो रही है, इलेक्शन की बात नहीं हुई। ओके, लेट मी मोहसिन साहब देखिए, एक मिनट, ये वो कहता है कि जो एक्ट के मुताबिक जो मजलिस शुरा का जो इलेक्शन एक्ट है, एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ये मैं सेक्शन 11 ऑफ द इलेक्शन एक्ट पढ़ रहा हूं मैं। वो कहता है कि रिन्यूमरेशन, उसके बाद जो कहता है एंड ऑल एक्सपेंडिचर्स चार्ज फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, ये एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंडिचर एंड अदर एक्सपेंडिचर, तो उसमें चार्ज एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है कि कुछ चार्ज एक्सपेंडिचर में आएगा। बिल्कुल इससे नहीं है, इससे आगे चलिए। होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। मेरे सामने निकला हुआ है, मैं गलत बयानी करने वाला आदमी नहीं हूं शायद। वो भी एक सबस किताब लेके बैठे हो। आप मुझे सेक्शन 11 ऑफ द निकाल लीजिए, मुझे खोसा साहब के पास जाने दें। मुझे खोसा साहब, मैं आपके सामने दो कोट्स पढ़ना चाहता हूँ, 3। The Prime Minister cannot be convicted under the Constitution, and I hope the Apex Court decision will be in accordance with it. The Prime Minister cannot be charged with the contempt case as he has followed the Constitution. The Parliament has supremacy over all other organs of the state, and this reality should be accepted. This is your statement. जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में आपने दिया था, वहाँ पे तो आपका स्टैंड बिल्कुल मुख्तलिफ था खोसा साहब। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन कर चले गए थे और कहा था ये बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। स्टेप डाउन यूसुफ रज़ा गिलानी, स्टेप डाउन। और हमें जो है मुस्लिम लीग नून ने हमें ज़बरदस्ती जो है किया था, मैं उस वक्त हिस्सा था पार्लियामेंट का और कैबिनेट का।
हमने उसी वक्त जो है अदालत से कन्फ्रंटेशन लेने की खोसा मियां साहब ने काले कोट को छोड़ दें, जो उन्होंने काम किया उसको भी छोड़ दें। आप मुझे बताएं कि वो स्टैंड जो आपने उस वक्त लिया, तलत सुन ले ना 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 तलत सुन लो, इतनी हाफजा कमजोर नहीं होना चाहिए। उस वक्त हमने कहा था ओवर माय डेड बॉडी, हम नहीं लिखेंगे खत ओवर माय डेड बॉडी, और हमने कहा था कि हमें तो लॉ मिनिस्ट्री ने ये कहा है और सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना है, फौजदारी जवाबदेही से इस्तिस्ना है। हम क्यों डेनियल डेवो एक मैजिस्ट्रेट स्विट्जरलैंड के सामने अपने सरबराह ममलिकत को जो है एक्सपोज करें और भेजें। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमारा हुक्म था, आपने अदूली की है और आपको जो है हमें न सिर्फ ये कि सज़ा हुई तौहीन अदालत की, न सिर्फ उनको वजारत उज़्मा से सुबुकदोश होना पड़ा, न सिर्फ उनको जो है 5 साल के लिए जो है नाअहल करार दिया गया, बल्कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है उस वक्त कहते थे कि उतरो नीचे उतरो, नीचे उतरो, बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं है तो इस मुल्क में लाकानूनियत है, वगैरह वगैरह। ज़रा वो क्लिप्स लगा दें, चला दें, ताकि मोहसिन रांझा साहब की जो है तसल्ली और तशफ़ी हो जाए कि ये सुप्रीम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो उस वक्त स्टैंड लिया था पार्लियामान की सुप्रीमेसी का, मैं तो सिर्फ आपसे रांझा साहब से पूछता हूँ नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट के बारे में, लेकिन आपका स्टैंस जो पार्लियामान की सुप्रीमेसी का था और प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के तकद्दुस का था, वो आज भी क्या वही नहीं होना चाहिए? नहीं तो वो तो हमारा देखे ना, वो हमने तो सर तस्लीम खम किया, हमने जो है ठीक है स्टैंड लिया था, जब नहीं माना गया तो हमने रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर किया। देखें, शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, लेकिन उसी शहीद बाबा ने 4 दिन जाके सुप्रीम कोर्ट में अनवारुल हक चीफ जस्टिस के आगे जो है जाके खुद आर्ग्यू किया था। हमने आज भी रेफरेंस की हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि खुदारा आपका ये फैसला अगर बाद में तारीख ने साबित किया, और उन्हीं जज साहिबान ने कहा कि हमने जो है गलत फैसला किया था। हमने सुप्रीम कोर्ट ही के पास अब भी रेफरेंस की हुई है कि कलंक का जो है ये साफ कीजिएगा। हमने कभी ये तसादम की शक्ल अख्तियार नहीं की है। देखें, अगर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जाएंगे तो ये रूल ऑफ लॉ की जीत होगी, और ये कहना ये मैलाफाइड जो है, ये देखें दुनिया पाकिस्तान की किसी बच्चे के पास चले जाएं, इस वक्त रियासत नॉन फंक्शनल है। माफ कीजिए, 2/3 ऑफ पाकिस्तान इज नॉन फंक्शनल एज अ स्टेट, क्योंकि उसमें जो है 90 दिन के बाद केयर टेकर वज़राए आला का और काबीना का कोई जो है वजूद का जवाब नहीं है। लेकिन 14 मई तक तो वो रहेंगे ना। वो सुप्रीम कोर्ट ने, देखे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अगर डेडलाइन सेट की है तो 14 मई तक तो केयर टेकर ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाते हैं। तलत बात सुन नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी मैंने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से फैसला माफ कीजिए नहीं दिया था 14 मई का। उन्होंने उसी शेड्यूल, लेट मी गो टू हामिद साहब ऑन दिस, मुझे हामिद साहब के पास जाने दे इस पे, उसी शेड्यूल को आगे किया था उन्होंने कि ये जो है 15 दिन जो जाया हुए हैं, उसी वहीं से उन्होंने ताने बाने मिलाकर 14, वो सुप्रीम कोर्ट की दी हुई तारीख नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख थी 30 अप्रैल की, जो हमें समय अगर आपके पास इंतखाबात सिर्फ पंजाब में नहीं होने, इंतखाबात जो है केपी के अंदर भी होने हैं, और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि किस तरह पाकिस्तान का एक सूबा जो है इस तमाम आइनी डिबेट से बिल्कुल बाहर नजर आता है। आपके ख्याल में ये बहुत बड़ी अनामली नहीं है क्या? मैं समझता हूँ उसमें अनामली ज़रूर है, क्योंकि एक ही वक्त में दोनों रिजॉल्व हुई हैं और एक ही वक्त में उनके इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी कमज़ोरी जो नज़र आ रही है यही है कि अभी तक पेशावर हाई कोर्ट के ज़िम्मे ये लगाया था कि आप इस मामले को आगे लेके जाएं। अभी तक वहाँ से कोई वाज़ेह तौर पर कोई हुक्म नहीं आया जिसके मुताबिक KPK की इलेक्शन की भी डेट मुकर्रर हो जानी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को इस बारे में एक वाज़ेह हदायत होनी चाहिए थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वहाँ पर डिले हो रही तो पंजाब में होने का नहीं। सो मोटो में तो दोनों चीज़ें आई थी और दोनों के बारे में फैसले में उन्होंने ये बात जो है पेशावर हाई कोर्ट के ज़िम्मे लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। बहरहाल मैं समझता हूँ उसमें थोड़ा सा कंट्रडिक्शन ज़रूर है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि दोनों ही सूबों का फैसला करते और डायरेक्शन देते कि इन तारीखों में इलेक्शन होने चाहिए।
बहरहाल दैट डजंट मीन कि अगर एक इसमें कोई लैप्स हुई है तो उससे जो फैसला है पंजाब की हद तक वो भी जो है वो नाकाबिल अमल हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये होना चाहिए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर किया हुआ है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए फ़लाँ तारीख को, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और एक बात जो खोसा साहब की मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा कि देखें, बहस करना एक बात होती है, इन्होंने बहस की, लेकिन जब आखिर में अदालत ने कह दिया कि नहीं भाई इस पर कंटेम्प्ट लगती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा भी दे दी, तो उस वक्त उन्होंने मनोन तस्लीम करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे वो स्टेप डाउन कर गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदालतों की अगर फैसलों को हम नहीं मानेंगे तो फिर आईनी बहरान ऐसा पैदा होगा जो हर सारे मुल्क के लिए, सारे अदारों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। लिहाजा ये जो ज़िदबाजी है आइन के साथ लगाने के, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जुडिशरी नहीं है, ये बहस बिल्कुल बेमानी है। पार्लियामेंट अपनी जगह एक अहम और सुप्रीम अदारा है और अदलिया अपनी जगह एक सुप्रीम अदारा है, उसके अपने अपने ये फैसला करना कि कब इलेक्शन होने चाहिए ये अदलिया का फैसला होना है। और इसमें शहनवाज साहब से पूछ लेते हैं, तो अगला मूव क्या है आपका? ये तो बड़ा कंसेंसस है इस पैनल के अंदर। देखिए, ये पैनल में हामिद खान साहब जो हैं, ज़ाहिर है वो भी तहरीक इंसाफ की तरफ उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि लेकिन हमने उनको कभी नहीं बुलाया बताओ तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव। वो मोहसिन लगारी साहब अभी 184(3) की ऑफिस होल्डर तो हैं। खोसा साहब भी आजकल पीपल्स पार्टी से पीछे हटे हुए हैं, तो वो भी हैं, और मोहसिन लगारी साहब जो हैं वो तो वैसे ही PTI के रुकन है। तो ये तो पैनल सारे का सारा एक किस्म का 3 against 1 है। तो बाकी पीछे 3 का नंबर आपको कुछ सूट नहीं करता वैसे? नहीं, 3 का नंबर इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला खैर अफसोस की बात है, क्योंकि हर 3 के बाद 4 आता है जी, अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन क्या मतलब अगला मूव क्या होगा अगर नॉकआउट कर दिया? देखें जी, नॉकआउट अगर वो करते हैं या इस तरह की कोई बात करते हैं तो मैं तो समझता ही हूँ कि हमने तो आज राय दी थी कि आप ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट का जो है, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का जो कानून है उसको कल पार्लियामेंट से पास करवा लें, और अगर पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट होती है तो किस पे लगाएंगे? चीफ जस्टिस पे लगाएंगे? तो फिर उस कानून के मुताबिक जहाँ पर भी कंटेम्प्ट होगी देखी जाएगी। कहाँ पे होगी? मतलब वो कोर्ट से ही होगी ना जी? वो वही पार्लियामेंट की हमारी जो प्रिविलेज कमेटी है ना जी, वो करेगी कंटेम्प्ट। तो वो जाहिर है उसका खर्चा आपको कोर्ट से ही है ना जी? नहीं, वो फिर चीफ जस्टिस इसको हेड कर रहे हैं। जब हमारा लेजिस्लेशन जो है पार्लियामेंट एट वर्क है, पहले लेजिस्लेशन जो आपने बनाया था उसका हाल आपने देखा? वो देखा ना, देखे कर लेंगे, करने पे आएंगे तो कर लेंगे, लेकिन फिर अगर इस तरीके से लेके आएंगे और ऑडियो लीक्स की रोशनी में तो अब हर चीज़ मुतनाज़ा हो चुकी है। मैं तो बल्कि हमने आज कहा GIT बनाए और फोरेंसिक कराए। टाइम नहीं है आपके पास अब। GIT अब रात को 12 बजे तो नहीं बनाएंगे, 11:30 बजे बेंच में बैठ जाना काम करते। देखिए, काफ़ी चीज़ें बन जाएंगी, और अगर बेंच बैठेगा तो बेंच भी यहीं पर है, पार्लियामेंट भी यहीं पर है। आपके ख्याल से जो है जमहूरियत का गला कुछ जजेस ने पहले भी फांसी पे लटकाई थी। जमहूरियत तो आज भी जिंदा है। जमहूरियत के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान से भारत कई दफ़ा भेजा गया, जमहूरी वज़ीर आज़म को जिंदा है, कई नायल हुए जिंदा है। तो ये जमहूरियत तो जिंदा रहेगा। इफ्तिखार चौधरी साहब आज किधर है? एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ सकी थी, जीत सकी थी उनकी जमात। ठीक, तो आपके पास कुछ दाव पेच हैं जो आप कल खेलेंगे? लेकिन तलत इस जमहूर के पास जाने के लिए क्यों घबरा रहे हैं हम? इस जमहूर के सामने जाने से क्यों घबरा रहे हैं? ये सारा जो ये कन्फ्यूजन है, सारा कुछ हो रहा है जमहूर के सामने पेश होने से निकलने के लिए हो रहा है। तो जमहूर के साथ, जमहूरियत सुप्रीम है तो जमहूर के सामने जाएं। जमहूर के सामने जाने से हम क्यों घबरा रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? देखिए, जमहूर के सामने जाने में हमें कोई मसला नहीं, बिल्कुल जमहूर के सामने भी जाएंगे, लेकिन बच्चे जमहूरे के कहने पे नहीं जाएंगे। वो कहते हैं किसी की वजह से नहीं जाएंगे। लेकिन मोहसिन साहब, टू बी ऑनेस्ट, अगर हम इसको फ्रेम करें कोर्ट, नहीं देखें, वो ये तस्वर है कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ अपनी सियासी लाएमल के तहत डिज़ोल्व करवाई। अब वो ये फरमा रहे हैं कि जनरल बाजवा के कहने पर उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करवाई। तो ठीक है, आप उस बहरान को ले जाएं जब हुकूमत ने पैसे रिलीज़ नहीं किए, लेकिन ज़रा पीछे तक जाए ना, तो ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके बहरान का आगाज़ वहीं से हुआ था कि नहीं?
तलत हम फिर ये बात को दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा सियासी हो जाएगी। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हम इसको अगर ये लीगल और टेक्निकल जो पॉइंट्स इन पे रखे, फिर वो बाजारी सी ज़बान इस्तेमाल होनी शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मेरी वैसी तबीयत नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि हम इसको वो शाउटिंग मैच ना बनाए तो बेहतर होगा। लेट्स स्टिक टू शाउटिंग मैच। मेरे प्रोग्राम में शाउटिंग मैच, लेकिन आपकी मर्जी, आपकी मैं अगर फिर मुझे अगर ये हक दें कि मैं डिक्लाइन टू आंसर कर दूं, इसको नो कमेंट कह दूं, नाराज ना हो, लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा बहस। नहीं, मैं कभी नाराज नहीं होता। आई हैव टू लीव इट देयर। कल का दिन बहुत अब कल्मिनेशन पॉइंट है। हम इसको किसी टूर्नामेंट के साथ नहीं मिलाना चाहते क्योंकि बड़ा संजीदा मामला है। ये पाकिस्तान की जमहूरी तहजीब के मुस्तकबिल का मामला है। लेकिन जिस तरीके से मामला चले, लगता ये है कि तमाम मैचेस ख़त्म हो गए। कल फाइनल का फाइनल ओवर है।